कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं अपने इस YouTube चैनल पर कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और इसी के साथ मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और 11 क्वेश्चन लेकर आया। ये 11 क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़े क्वेश्चन है क्योंकि ये इसके अंदर ही हमने 4 से 5 क्वेश्चन लगा दिए। देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, आपको लगेगा सर इतने सारे क्वेश्चन एक साथ, तो भैया लिखना पड़ा, उसका कारण भी अभी बता देता हूं। पहला है बीसीजी मैट्रिक्स, फिर है एंसॉफ ग्रिड, फिर है मैकेंजी के 7S फ्रेमवर्क, फिर है G9 सेल प्लानिंग। अब ये देखिए ये अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन है। G9 सेल प्लानिंग अलग क्वेश्चन है, बीसीजी मैट्रिक्स अलग है, एंसॉफ ग्रिड अलग है और मैकेंजी का 7S का फ्रेमवर्क अलग है। ये मैंने एक साथ इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इनमें से कल कोई एक आने वाला है। लगभग ये फिक्स रहता है कि एक इनमें से कोई ना कोई थ्योरी आती है। कितनी बार तो हम ये करते थे कि बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर ब्लाइंडली बिलीव करते थे, लेकिन अगर नहीं आई, अगर क्योंकि इस बार इंटरनल में हमने कहीं पे मैकेंजी देखा, इस बार जो हमारे इंटरनल के एनालिसिस हुआ है कहीं पे मैकेंजी देखा, कहीं पे बीसीजी मैट्रिक्स देखा और कहीं पे G9 की सेल की मैट्रिक्स देखी। और अगर कंटेम्प्रेरी में बात करी जाए तो G9 सेल का मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन रहता है, लेकिन अगर मेरी फेवरेटिज्म की बात करी जाए तो बीसीजी मैट्रिक्स रहता है। तो काफी इस पे ऊपर डिस्कशन हुआ इस क्वेश्चन पे, तो मैंने कहा कि बच्चों के साथ ऐसा करते हैं कि इस बार मैं सारे क्वेश्चन उनको ये पढ़ा देता हूं, तो आप केवल मुझे 5 से 10 मिनट सुनेंगे तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा जो लगभग फिक्स है, मतलब कि ये आता ही है क्योंकि सिलेबस ही इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, उसका सवाल आप दे पाओगे। तो पहले क्या होता है, बीसीजी मैट्रिक्स होता है। जब मेरे को स्ट्रेटेजिकल डिसीजन लेना होता है कि मेरी, अब एक एक करके मैं चारों पॉइंट आपको कवर कर दूंगा, चारों थ्योरी कवर कर दूंगा। स्टार्ट करें। बीसीजी मैट्रिक्स होता है जिसको बोस्टन काउ ग्रोथ स्टार मैट्रिक्स कहा जाता है ना। इस मैट्रिक्स के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कंपनी का आगे किया क्या जाए, कंपनी का नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाए, कंपनी का प्रोडक्ट चेंज करा जाए, कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में उतारा जाए, कंपनी के फ्यूचर के लिए जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो बीसीजी मैट्रिक्स बनाते हैं। ये बीसीजी मैट्रिक्स बनती कैसे सर, इस तरीके से बनती है। देखिएगा एक तरफ हम यहां पर लिखते हैं मार्केट, ये बीसीजी शेयर मैट्रिक्स है। एक तरफ हम क्या लिख रहे होते हैं, यहां पर मार्केट का शेयर लिख रहे होते हैं, यानी कि यहां पे लो है और यहां पे क्या है, हाई है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लिखते हैं कि यहां पर मार्केट में ग्रोथ कितनी है, मार्केट में इधर की साइड लो है और इधर की साइड हाई है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग से इसको समझिएगा कि हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं। हम मार्केट ग्रोथ प्लस मार्केट में, आप मार्केट ग्रोथ और मार्केट में आपका जो शेयर है उसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। अब मार्केट में ग्रोथ मान लो हाई हो सकती है और शेयर लो हो सकता है, शेयर हाई हो सकता है, ग्रोथ लो हो सकती है, या दोनों चीजें हाई हो सकती है। मार्केट की ग्रोथ भी हाई, मार्केट का शेयर भी हाई, मार्केट का शेयर लो, मार्केट का ग्रोथ लो। तो इसके अंदर हमको करना क्या है, जैसे कि एक कंपनी में हमने हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, कंपनी कहां पे एग्जिस्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी के डिसीजन लेते हैं। अभी जस्ट समझ जाएंगे, एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा और बहुत ही इजी मैट्रिक्स है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। इवन मेरे एमबीए का जब मैंने पेपर राइट करा था तो बीसीजी मैट्रिक्स आई थी, इंटरनल के पेपर में मेरे पास बीसीजी मैट्रिक्स आई थी। इवन अभी जस्ट मैंने राजस्थान सेट का एग्जाम दिया था, उसमें भी बीसीजी मैट्रिक्स से एग्जाम था, यानी कि नेट के अंदर, सेट के अंदर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट एग्जाम होता है उसके अंदर ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन आता ही है और बीसीजी मैट्रिक्स से ही आता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इस बार कंटेम्प्रेरी में नहीं थी, देखते हैं वो तो कल ही पता चलेगा। सबसे पहला देखिए कि मार्केट में आपकी कंपनी का शेयर लो है और मार्केट की ग्रोथ भी क्या है, लो है, यानी कि आपकी कंपनी का शेयर भी लो है और मार्केट में ग्रोथ भी क्या है, लो है। तो आपकी कंपनी कैसी है, डॉग नेचर की, कंपनी का क्या है, डॉग नेचर का। क्यों, इसमें आप क्या करना चाहिए कि मार्केट में आपका शेयर भी लो है और कंपनी की ग्रोथ भी लो है, इसमें हम कंपनी को थोड़े समय के लिए शट डाउन कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को चेंज करने के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें लो है। यहां पर आपको फंडामेंटली चेंज करना होगा, है ना, फंडामेंटली कंपनी को चेंज करना होगा क्योंकि मार्केट में शेयर भी लो है और मार्केट में आपकी ग्रोथ भी लो है। सेकंड में आते हैं कि मार्केट में ग्रोथ तो हाई है लेकिन आपका जो शेयर है वो लो है, तो यहां पर इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। अब ये किस कारण से हो रहा है कि आपकी ग्रोथ हाई है, हो सकता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हो इसलिए इस समय आपकी ग्रोथ हाई हो, जैसे कि कह दिया जाए कल पेट्रोल के भाव 200 रुपए होने वाले हैं, ऐसा भगवान न करे हो, लेकिन 200 रुपए होने वाले, तो अभी क्या लगेगा, सब पेट्रोल पंप पे भीड़ लग जाएगी और जो डिमांड बढ़ जाएगी एकदम से। क्यों, क्योंकि सडन हमको लगेगा फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाली। तो इस समय क्या होता है कि मार्केट में शेयर तो लो होती है लेकिन ग्रोथ एकदम से हाई हो जाती है।
तो जब इसका कारण समझ में नहीं आ रहा कि शेयर लो होने के कारण भी हमारा ग्रोथ हाई है, तो वो क्वेश्चन मार्क की स्थिति होती है ये वेट एंड वॉच करने की। इसके अंदर कंपनी देखती है कि क्यों हमारी ग्रोथ तो बढ़ी रही है लेकिन हमारा शेयर नहीं बढ़ रहा, तो क्या करा जाए जो हमारा शेयर बढ़े, क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसमें सारे क्वेश्चन, क्या कोई डिमांड फ्यूचर में आने वाली है, क्या ऐसी कोई बात है जो कंपनी को नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क की स्थिति है। दोनों चीजें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन आ जाता है, अगला पॉइंट आ जाता है यहां पर काउ की स्थिति। यहां पर क्या होता है कि मार्केट में शेयर तो आपका हाई है और मार्केट में ग्रोथ भी कैसी है आपकी, लो है। मार्केट में ग्रोथ कैसी है आपकी, लो है। यानी कि मार्केट में शेयर तो हाई है लेकिन ग्रोथ लो है। ये कब होता है, जब आप सैचुरेशन के लेवल पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपके मार्केट में 100 करोड़ का मार्केट है, आपने 80 करोड़ का मार्केट कैप्चर कर लिया, तो आप 100 करोड़ तक पहुंचोगे तो धीरे धीरे ही पहुंचोगे। यानी कि अगर 100 करोड़ उपभोक्ता है किसी भी प्रोडक्ट को लेके और 80 करोड़ कंज्यूमर आपके पास ऑलरेडी है और 20 करोड़ इधर उधर बटे हुए हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो एकदम से फिक्स्ड हो गई है। यहां पर आपका मार्केट का शेयर तो हाई हो गया है लेकिन उसके बाद आपकी ग्रोथ जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। इसको कहता जाता है गाय यानी काउ। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको थोड़े से प्रोडक्ट और एनरिच करने होते हैं और जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहता है इसको सिमिलर एज इट इज चलने दीजिए और नए मार्केट की सर्च करिए, नए मार्केट की सर्च करिए। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आपका शेयर भी हाई है और मार्केट में ग्रोथ भी हाई है। जब दोनों चीजें आपकी हाई होती है, दोनों चीजें हाई है यानी कि मार्केट में आपका शेयर भी हाई है और 100 करोड़ के से 90-95 करोड़ उपभोक्ता भी आपके पास हाई है और आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, तो इस समय कुछ भी नहीं किया जाता है। गोल्डन पीरियड होता है आपकी लाइफ साइकिल का, आपकी कंपनी की लाइफ साइकिल का, जिसमें कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, तो यहां पर आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हो। यहां पर आप जो कर रहे हैं उसी को ही करना चाहिए। नॉर्मली शटडाउन कब करना चाहिए कंपनी को, जब वो डॉग की स्थिति में आए, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप करना क्या है ना। क्वेश्चन मार्क की स्थिति में कंपनी को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्यों हमारा मार्केट शेयर जो है वो लो है जबकि हमारी ग्रोथ है। यानी हमारा प्रोडक्ट में दम तो है लेकिन फिर भी हो सकता है हमारा प्रोडक्ट नया हो मार्केट के अंदर। अगर कोई नई कंपनी आएगी, जैसे कि कोई नई फोन कंपनी आई, टेलीकॉम कंपनी आई, तो वो तुरंत तो मार्केट कैप्चर नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है उसने जियो से भी बढ़िया ऑफर दिया तो उसको धीरे धीरे ग्रोथ मिलने लग जाएगी। तो मार्केट शेयर तो एकदम से मिल गया लेकिन जो ग्रोथ तो एकदम से मिल गई, शेयर लो। तो ये क्वेश्चन मार्क, ये वेट एंड वॉच की स्थिति होती है। डॉग में आपको शटडाउन कर देनी चाहिए। कैश में आपको नए थोड़े से एड ऑन के फीचर्स की, क्योंकि आप अच्छा चल रहे हैं लेकिन आपकी मार्केट में ग्रोथ लो हो चुकी है। ये तभी होगा जब आप मैक्सिमम मार्केट कवर अप कर चुके हैं। नए मार्केट की तलाश आपको गाय की स्थिति में करनी है। और स्टार में आप समझ ही गए कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है भगवान की दया से, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाती है अपनी एनसॉफ की ग्रिड मैट्रिक्स। एनसॉफ वही से हमने मैट्रिक्स जो दी है, इन्होंने क्या कहा है कि आपको ये बता रहे हैं कि आपको आपके मार्केट कैसे चूज करना चाहिए। आपको यदि कंपनी को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या आपको कोई आगे को लेके स्ट्रेटेजी बनानी है तो कैसे करना चाहिए। जो इससे पहले वाली मैट्रिक्स थी उसमें हम कंपनी के फ्यूचर की बात कर रहे थे, यहां पर हम प्रोडक्ट रिलेटेड या प्रोडक्ट लाइन रिलेटेड बात करते हैं। यहां पर एनसॉफ मैट्रिक्स में कह रहे हैं एक तो नया मार्केट है और एक एग्जिस्टिंग मार्केट है। मार्केट दो तरीके के, एक तो वो मार्केट जो इंडिया में है यानी एग्जिस्टिंग मार्केट, और नया मार्केट कहीं पे कवर्ड हो रहा है, कहीं पे बन रहा है, वो न्यू मार्केट है। अभी हमारी कंपनी जैसे इंडिया में डील कर रही है तो वो एग्जिस्टिंग मार्केट है और अगर बाहर डील करने लगेगी तो वो न्यू मार्केट है। एक जो होगा हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होंगे और एक नया प्रोडक्ट होगा, है ना। यदि हम एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उतारते हैं तो हमको मार्केट पिनेट्रेशन करना होगा। अब मार्केट पिनेट्रेशन की क्या स्ट्रेटेजी है, मैंने कल ही बताई थी। मार्केट पिनेट्रेशन को बोलते हैं मार्केट विभेदीकरण। यानी कि अगर मेरे को सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में लॉन्च करना है, जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे को साबुन की कोई कंपनी मैंने खोली और साबुन लॉन्च करना है उसी मार्केट में जहां पे 5000 साबुन ऑलरेडी बिक रहे, 5000 वेराइटी के साबुन ऑलरेडी बिक रहे, तो मेरे को कहीं ना कहीं कॉस्ट फोकस होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट फोकस होना पड़ेगा और मेरे को मार्केट पिनेट्रेशन की स्ट्रेटेजी करनी होगी, मार्केट में विभेदीकरण करना होगा, कुछ ऐसा यूनिक करना होगा। ये मार्केट पिनेट्रेशन की स्ट्रेटेजी होगी। आगे बढ़ते हैं। यदि मेरे को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट
किसी नए मार्केट में डेवलप करना है तो मेरे को क्या करना होगा, मार्केट का डेवलपमेंट करना होगा। मेरे प्रोडक्ट यहाँ पर बढ़िया था, यहाँ पर हम साबुन बेच रहे हैं, लेकिन आप नए जगह जाते हैं, एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पर कोई भी साबुन से नहाता नहीं, अभी सब मुल्तानी मिट्टी चल रहे हैं और सबकी स्किन बहुत चमक रही है, वहां पर हम जाके सिखाएंगे भैया साबुन ले लो, इससे झाग बढ़ जाते हैं। तो ये मार्केट डेवलपमेंट की एक्टिविटी, वहां हम कंज्यूमर अवेयरनेस करेंगे, कस्टमर अवेयरनेस करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, वहां पर एडवर्टीजमेंट की टूल्स एंड टेक्निक्स अलग होगी, वो नया मार्केट डेवलपमेंट करना होगा। पॉइंट समझ में आया? यदि मेरे को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट में लॉन्च करना है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नया प्रोडक्ट मेरे को एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च करना है तो मेरे को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर जोर देना होगा। यहां तो मेरे को प्राइस के ऊपर यानी मार्केट तोड़ना है। यहां पर कोई नया प्रोडक्ट में एग्जिस्टिंग मार्केट में, यानी भारत का एग्जिस्टिंग मार्केट है, कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं, जैसे शार्क टैंक पे देखते हैं, हमने ये वाला प्रोडक्ट बना दिया, हमने ये वाला प्रोडक्ट बना दिया, हमने ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। अब हम ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिसमें से आनंद व्यास सर स्वयं आ जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए, और आपको एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर हम पढ़ाने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि हम वहां पे पढ़ा रहे हैं वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर। तो वो क्या कहलाता है, वो नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। तो ऐसे मार्केट में अगर मेरे को जाना है नया प्रोडक्ट लेके, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेंट्रेड अप्रोच अपनानी होगी, प्रोडक्ट डेवलप करना होगा। और नया मार्केट में नए प्रोडक्ट और नया मार्केट में ले जाऊंगा तो वहां पे कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन हो गया, वहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं। नए मार्केट में हम जब जा रहे हैं नया प्रोडक्ट लेके, तो वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी वहां पर अपनाएंगे, यानी कि अब हम चेंज हो रहे हैं। जैसे कि आप एक कंपनी की बात करते हैं, वोडाफोन साउथ अफ्रीका के अंदर पेमेंट बैंक भी काम करता था, वीपे उनकी सबसे पहली, जो हमारे यहाँ फोन पे, पेटीएम ये अब शुरू हुए, पेटीएम से वॉलेट के थ्रू ट्रांजेक्शन। वोडाफोन जो था साउथ अफ्रीका के अंदर कब से अपने इंडस्ट्री जो थी उनकी, वो मनी के ट्रांजेक्शन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि और वो छोटे मोबाइल से भी हो जाता था। क्यों होता था, क्योंकि वहां पे चोरियां काफी होती थी, यानी कि जो साउथ अफ्रीकन या जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे चोरियों की क्राइम रेट काफी हाई थी, और कैश कैरी करना हमेशा दुखी होता था, कोई भी चुरा ले जाए। तो अगर कोई फोन रखता था तो उसको चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि चोरी की सजा वहां पे काफी स्ट्रिक्ट है। तो नए मार्केट के अंदर जब मेरे को नया प्रोडक्ट लेके जाना होगा तो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी होगी। जब नया प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट मेरे को सेम मार्केट में लेके जाना होगा तो प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना होगा। और अगर दोनों जगह सेम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में, मार्केट का पेनिट्रेशन यानी उसको तोड़ना होगा। और नए मार्केट में लेके जाना होगा तो मेरे को मार्केट का डेवलपमेंट करना होगा। अगर नया मार्केट है तो मार्केट का डेवलपमेंट होगा, और नया प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा। अगर दोनों चीजें नहीं है तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, और दोनों चीजें पुरानी है तो पेनिट्रेशन होगा। ये मार्केट का है ना। आई होप क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल सी मैट्रिक्स है। अब मैकेंसी साहब ने 7S का फ्रेमवर्क दिया था। 7S फ्रेमवर्क का इनको देने का यह कारण था कि ये चाहते थे कि जब भी हम कोई चेंज इंप्लीमेंट करें, जैसे लुइन साहब ने एक चेंज के लिए थ्योरी दी थी, वैसे इन्होंने भी अपनी चेंज की थ्योरी दी। इन्होंने कहा जब भी कंपनी में अगर कोई अच्छे से चेंज इंप्लीमेंट करना है, या हमको कोई रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, तो मेरे इस 7S फ्रेमवर्क को मानोगे तो आपके जो रूल्स रेगुलेशन है इनको चेंज करने में या इनको इंप्लीमेंट करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी, और वो अच्छे ढंग से जस्टिफिकेशन हो पाएगा, और वो अच्छे ढंग से वो चेंज हो पाएगा, कंपनी की ग्रोथ होगी। तो इन्होंने कहा सबसे पहले हमको एक सिस्टम बनाना होगा। मैकेंसी ने कहा ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दिया, डिपेक्ट ऑन हाउ चेंज लीडर्स कैन इफेक्टिवली मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए इन्होंने बेसिकली ये फ्रेमवर्क दिया है ना। तो सबसे पहला इन्होंने कहा कि एक सिस्टम डेवलप करना होगा, एक स्टाइल डेवलप करनी होगी, एक स्टाफ के अंदर मोटिव देना होगा, स्किल उसका चूज करना होगा, स्ट्रेटेजी बनानी होगी, स्ट्रक्चर बनाना होगा, और सबका एक कॉमन गोल होगा जिसको शेयर्ड वैल्यूज बोलते हैं। अब वापिस से समझाता हूं, ये काफी फास्ट समझा दिया मैंने। मान लेते हैं कंपनी अभी 20,000 यूनिट बना रही है। अब सोचती है कि अब मैं 40,000 यूनिट बनाती हूँ, यार 20,000 यूनिट तो काफी कम है। तो जब वो 40,000 यूनिट बनाने के लिए जा रही है तो उसको एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा, एक्स्ट्रा मशीनरी लगेगी, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स लगेंगे। तो उसके लिए वो एक सिस्टम बनाएंगे कि अब हमको ज्यादा नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ मशीन चाहिए, ज्यादा हमारे को स्किल मैन पावर चाहिए, ज्यादा ट्रेनिंग का टाइम चाहिए, ये इस समय ये वाला काम होगा, इस समय ये वाला काम होगा। फिर स्टाइल जो होगी, यानी ऑटोक्रेट चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है, किस तरीके की स्टाइल से काम होगा, और कौन कब क्या कैसे कहाँ काम करेगा वो स्टाइल
स्टाइल की बात होगी। नेक्स्ट हमारे मैन पावर की बात आ जाती है, स्टाफ जो एक्चुअल में वो वर्क कंप्लीट करने वाले हैं उनके बारे में बात होगी, कितने स्किल्ड अनस्किल्ड वो वाली चीजें। स्किल के अंदर भी वही पॉइंट है, स्टाफ में नंबर्स ले लो और स्किल में उनकी एक्यूरेसी या स्किलनेस का जो परसेंटेज है वो ले लीजिए। नेक्स्ट वो स्ट्रेटेजी, कौन कौन से स्टाफ को कहाँ कहाँ क्या काम करना है, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, किससे क्या सारी चीजें होंगी। और स्ट्रक्चर फिर तैयार हो जाएगा हमारा कि ये सारे जने ये वाला काम करने वाले हैं और सबका एक कॉमन गोल होगा कि 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। और सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्योंकि ये आया गया है ना कंटेम्प्रेरी इशू में। तो कंटेम्प्रेरी इशू के अंदर, कंटेम्प्रेरी के अंदर मतलब इंटरनल में बार बार पूछा गया। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। क्रिकेट में तो देखा ही होगा, अभी तो वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रही है। अरे बड़े, दिल्ली की टीम मेरी फेवरेट टीम, मस्त खेलते हैं, है ना। मुंबई की टीम भी अच्छी है, पर दिल्ली वाले हैं यार, चलते हैं उनकी भी मस्त। तो चलिए, हाँ, तो क्रिकेट की टीम बनती है तो मान लेते हैं एक विजन बना है। जैसे अभी इंडिया की जो मेंस की टीम है वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हो गई, अब टेस्ट में नंबर 1 बनना है। मान लो अभी इससे पहले नहीं थे लेकिन नंबर 1 बनना है, तो सबसे पहले एक सिस्टम बनाया जाएगा। सिस्टम के अंदर ये एनालिसिस किया जाएगा, हमको बेस्ट बॉलर चाहिए, बेस्ट बैट्समैन चाहिए, बेस्ट फील्डर चाहिए, ये ऑलराउंडर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, इंडियन पिचेस पे खेलने वाले ऐसे होने चाहिए। फिर स्टाइल की बात करी जाएगी कि रुकने वाले कितने प्लेयर होंगे, कौन आगे बढ़ के मारेगा, कितना हमारे बॉलर्स होंगे, वो कितना अटैकिंग करेंगे, कितना डिफेंसिव करेंगे, स्पिनर्स किस तरीके से बॉलिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टाफ की बात होगी, कौन कौन टीम में रहने वाला है, कौन कौन टीम में नहीं रहने वाला है। फिर स्किल की बात होगी कि कौन सी स्किल कितने को चाहिए, कितने ऑलराउंडर्स चाहिए, कितने बैट्समैन चाहिए, कितने बॉलर चाहिए। सिस्टम में तो हमने केवल ये बंदे होने चाहिए, बट नंबर्स हमने स्किल में डिसाइड करे, स्टाफ में भी डिसाइड कर सकते हैं। फिर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अच्छा रोहित भैया आप नंबर 1 पे जाना, आपके साथ हम किसी अच्छे को दे देते, शुभमन गिल को ओपनिंग पे दे देते हैं, आप ऐसे शुरुआत में संभाल लेना, बाद में तो हमारे पास है ना ध्रुव जुरैल ने नए प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छे से प्लेयर आए हैं, मैं नाम भूल गया, शाहरुख नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, आप मुझे कमेंट करके बताना। अभी अभी उनके पिताजी ने उनको कैप दी है और वो अच्छे प्लेयर लगे, काफी उन्होंने काफी प्रभावित किया। आप नाम कमेंट करके जरूर मेरे को बताना कि कौन से नए प्लेयर ने अभी डेब्यू करा है जस्ट लास्ट सीरीज में। फिर वो स्ट्रेटेजी बन गई, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि अब वो खेलने के लिए चले गए, अब वो काम कर रहे हैं, अब वो बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग सारी चीजें एक्टिविटी हो रही है और वो स्ट्रक्चर्ड अपने वे के अंदर इंप्लीमेंट हो गया। और सबका शेयर्ड वैल्यूज क्या है, इंडिया को नंबर 1 बनाना है ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, देखो मैंने कहा था ये वीडियो लंबा होगा। G9 की सेल प्लानिंग के ऊपर। G9 सेल प्लानिंग क्या कर रही है कि देखिएगा, इन्होंने कहा कि दो चीजें होती है, अगर किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना है, जैसे हमने स्वॉट एनालिसिस करा तो उन्होंने कहा G9 सेल की प्लानिंग है। इनके टोटल सेल कितने, 9, जैसे स्वॉट में तो 4 ही सेल है, यहाँ पर 9 सेल है। इन्होंने कहा दो चीजें होती है, एक तो इंडस्ट्री होती है और एक आपकी कंपनी होती है। तो एक होती है इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस की, इंडस्ट्री कितनी अच्छी है, और दूसरा होता है बिजनेस यूनिट की अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस लाइक टेलीकॉम इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, डेवलपमेंट इंडस्ट्री काफी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी इंडस्ट्री कह दूं लाइक इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री कह दूं तो थोड़ा मिड में आ जाती है। और अगर फिर मैं लोअर इंडस्ट्री कह देता हूं लाइक की प्लास्टिक इंडस्ट्री कह दी या फर्नीचर इंडस्ट्री कह दी तो वो लोअर के अंदर अट्रैक्टिवनेस आ जाती है, यानी कि उसकी ग्रोथ की संभावना नॉर्मल ही रहती है। बिजनेस यूनिट कह दूं तो एक ही कंपनी के 15, जैसे कि एक ही इंडस्ट्री में 15 कंपनीज होती है तो किसी की अट्रैक्टिवनेस ज्यादा होती है, कोई ज्यादा ग्रोथ करती है, कोई कम ग्रोथ करती है। जैसे ऑटोमोबाइल में हमारे पास हुंडा भी है, हुंडई भी है, टाटा भी है ना, और भी वोल्क्सवैगन भी है, नेक्सा भी है हमारे पास, है ना, रेनॉल्ट के भी शोरूम है। तो इनकी सबकी अट्रैक्टिवनेस अलग अलग है ना, मारुति भी है, तो सबकी अट्रैक्टिवनेस अलग अलग है। तो देखा जाएगा जिसकी अट्रैक्टिवनेस और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है उसकी ग्रोथ की संभावना बढ़ रही है। तो जल्दी से देख लेते हैं, जब इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस हाई हो, जरा ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस हाई हो और बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ हाई हो तो ग्रोथ होगी ही होगी। अगर इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस हाई है और बिजनेस की ग्रोथ नहीं भी है तब भी, एवरेज भी है तब भी वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर बिजनेस यूनिट वीक है और इंडस्ट्रियलनेस हाई है तो यहां पर आपको आपकी कंपनी को होल्ड करके रखना है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इंडस्ट्री तो बढ़ रही है, आपकी कंपनी नहीं बढ़ रही। मतलब कि हर जनक पैसा कमा रहा है मार्केट में, आपका बिजनेस नहीं कमा रहा है। तो इसका मतलब बिजनेस बंद कर देना नहीं, बिजनेस में नवाचार लाने का, यानी न्यू थिंग्स लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो ये होल्ड की स्ट्रेटेजी। इसी तरीके से अगर इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस, लाइक कि कोविड में इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस किसकी आ गई थी, फार्मेसी की आ गई थी, तो हाई हो गया था, तो जो एवरेज कंपनियां थी वो भी ग्रो कर गई, है ना। जो एवरेज कंपनियां थी मतलब हर फार्मा का शेयर भाग रहा था। अब इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस यदि मीडियम है और आपकी कंपनी ग्रो कर रही है
आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ हाई है तो आप ग्रो कर जाओगे, वरना क्या करना होगा, अगर आपकी कंपनी एवरेज है और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस, तो आपको होल्ड करना है, आपको रुकना है, आपको वेट करना है कि आगे कभी इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस बढ़े। और अगर आपकी कंपनी वीक है और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस भी लो है, यानी एक तो हमारी कंपनी वीक है, यानी कि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, डेप्ट ज्यादा है, और हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा चल नहीं रहा, और जो इंडस्ट्री है वो भी इतनी अच्छे से नहीं चल रही। लाइक कि अभी जैसे कि वो सैनिटाइजर की बात है, सैनिटाइजर अब कैसे हो गए, मीडियम लेवल पे, कहीं कहीं यूज हो रहे हैं, कहीं कहीं अब यूज होना बिल्कुल बंद हो गए, तो उनकी इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस मीडियम हो गई है। और हमारा पर्टिकुलर सैनिटाइजर, एक जो लोकल सैनिटाइजर था, उसका मार्केट में सेल कम हो गई। तो अब क्या करना चाहिए, हमको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, यानी कि अब कंपनी चेंज कर देनी चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट कंपनी में इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए, या कंपनी शट डाउन कर देनी चाहिए। ये इंडस्ट्री कहती है। इसी तरीके से अगर इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस लो है और हम फिर भी हाई हैं, यानी कि पूरा मार्केट ठंडा है लेकिन हम कमा रहे हैं, तो आप उस समय होल्ड करिए, क्या पता मार्केट बदल जाए। लेकिन यदि मार्केट लो है पूरा का पूरा और हम नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमको दोनों ही स्थिति में मार्केट में क्या कर देना, हार्वेस्ट कर देना चाहिए, यानी कि या तो वो प्रोडक्ट बंद कर दो, या कंपनी बंद कर दो, या दूसरी चीजों में डाइवर्सिफाई हो जाओ, या मर्जर और एक्विजिशन के ऑप्शन सोचिए। ये G9 सेल की मैट्रिक्स है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बहुत लेंदी पॉइंट है, और सारे के सारी थ्योरीज अपन ने 15-20 मिनट में कवर अप कर ली। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है, तो इसको एक बार और जरूर देख लेना, मतलब कि या तो ये मैट्रिक्स देख लेना, PDF मिल जाएगा, उसको अच्छे से याद कर लेना। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ मेरे साथ भी जुड़े रहिए। जय हिंद।